Now we study our chapter Improvement in Food Resources. हम सभी जानते हैं कि each and every living organism जो है that is made up of cell. Each and every living organism is made up of a cell. Cell is a structural and functional unit of life. हमें ये भी पता है कि जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने और फंक्शंस को रेगुलर कैरी आउट करने के लिए ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर एनर्जी। Each and every cell require energy. In such way, to perform any work, we organism require energy. And the main source of energy is a food. Okay? और इन्हीं फूड हैबिट के बेसिस पर जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, फूड हैबिट के बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। किस तरीके से? वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फूड और नॉट, दैट इज द ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर? मीन ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स आते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। वी ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं वी कम इन दिस कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। तो अल्टीमेटली यदि हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन भी सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हमें भी अपना डेली वर्क करने के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमें फूड से ही मिलती है। तो यहां पर जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फूड इंपॉर्टेंट है तो अब इसको हम लोग थोड़े से दूसरे प्रोस्पेक्ट से सोचने की कोशिश करते हैं कि फूड का इंपॉर्टेंस और भी क्यों है और उसको किस तरीके से आगे और बढ़ाया जा सकता है। हम जानते हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो उसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ तो वो ह्यूमन जो था वो अपना जो फूड है नेचर से ही ऑब्टेन करते रहा है। पहले वो जो जानवर है या जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका शिकार करते थे और उससे वो अपना खाना खाते थे, उस मीट का यूज़ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ना चालू हुई, दे रिक्वायर मोर फूड। अब उस मोर फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो ज़्यादा बड़ा शिकार करने लगे, और ज़्यादा बड़ा शिकार करने के साथ में फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी फूड की स्कैर्सिटी होती ही थी। तो धीरे धीरे उन्होंने जो अपने चारों तरफ के जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो प्लांट्स है, जो ट्री है, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करना चालू किया। धीरे धीरे इस तरीके से उनकी कम्युनिटी का साइज बढ़ते चला गया। पहले जो वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, अब वो नोमैडिक लाइफ छोड़कर वो एक जगह पर सेटल होना चालू हो गए, और जहाँ पर वो सेटल हुए वहीं पर उन्होंने अपने फूड के रिसोर्सेज को डेवलप करना चालू किया। अब इन फूड के रिसोर्सेज को जब डेवलप करना चालू किया तो उसमें क्रॉप्स भी था, उसमें एनिमल्स भी थे। उन्होंने एनिमल्स या जो कैटल्स हैं उनको पालना चालू किया जिससे उन्हें फूड मिल सके, और उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व करके ऐसे क्रॉप्स को भी उन्होंने वहाँ पर सो करना चालू किया, हार्वेस्ट करना चालू किया, जिनसे उनको क्या मिल सके? फूड मिल सके। अब वो जो एनिमल से मिलने वाला फूड और उन क्रॉप से मिलने वाला फूड जो था वो उनके लिए मेन रिसोर्स था एनर्जी का फॉर थ्रू आउट द ईयर। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पर कम्युनिटी डेवलप होते गई, कल्चर डेवलप होते गए, पॉपुलेशन बढ़ते चली गई, वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ती चली गई।
यदि हम इंडिया की बात करें तो आज इंडिया की पॉपुलेशन करीब करीब जो है 130 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भरपेट दोनों टाइम खाना खिलाने के लिए हमें फूड की क्वांटिटी भी वैसी ही चाहिए, क्वांटिटी के साथ साथ हमें अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। तो किस तरीके से हम उस फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हमें लेने होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स या कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम लोग फूड की क्वालिटी, फूड की क्वांटिटी या अल्टीमेटली फूड रिसोर्सेस को इंप्रूव कर सके, इन्हेंस कर सके, यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और यही इसी चैप्टर में हमें पढ़नी है। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज अ इंप्रूवमेंट इन अ फूड रिसोर्सेस। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। होप सो आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का बेस क्या है या इन चैप्टर में हम लोग क्या आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो इन सच वे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट chapter, that is a improvement in a food resources. So now first we try to understand what is a food. यदि मैं आपसे कहता हूं कि फूड को डिफाइन करो तो आप क्या कहोगे? यही कि जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग फूड कहते हैं, तो इज इट राइट डेफिनेशन? इट मे बी नॉट। तो आइए सबसे पहले हम लोग फूड क्या है, फूड की डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन से दैट द फूड इज व्हाट? फूड इज अ कॉम्बिनेशन, food is combination of organic and inorganic substances food is combination of organic and inorganic substances that is capable to provide पहला एनर्जी टू वर्क। फूड क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज कैपेबल टू प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड, मटेरियल for maintenance of body. Third, we can say material for growth and reproduction and substance to regulate body function. हमें पता है कि वी आर मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स, मल्टीपल सेल्स। तो उन मल्टीपल सेल्स को केवल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी के साथ में और भी कई चीजों की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें फूड लेना होता है। तो फूड क्या है? फूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यदि आप ध्यान दें तो ऑर्गेनिक यानी जो हमारे फूड का पार्ट होता है उसका मेजर पार्ट ऑर्गेनिक है। यदि हम लोग रोटी खा रहे हैं तो रोटी इज अ ऑर्गेनिक, यदि हम लोग सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी इज ऑल्सो ऑर्गेनिक, ऑयल है तो ऑयल भी ऑर्गेनिक है। अब ये ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जो कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो इस तरीके से हमारे फूड का मेजर पार्ट कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है यानी ऑर्गेनिक है। इसके अलावा हम लोग सॉल्ट खाते हैं, NaCl, तो NaCl जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तो इस तरीके से फूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बट दैट शुड बी कैपेबल टू प्रोवाइड व्हाट? एनर्जी टू वर्क। हम उसी को फूड कहेंगे जो क्या हो, जो हमें क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। किसकी? वर्क परफॉर्म करने की। हम उसी को फूड कहेंगे जो हमें क्या दे? रॉ मटेरियल या मटेरियल प्रोवाइड करे। किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी।
हम उसी को फूड कहेंगे जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। हम उन्हीं सब्सटेंसेस को फूड कहेंगे जिन सब्सटेंसेस के कंज्यूम करने से हमारी बॉडी के जो बॉडी फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं? रेगुलेट होना चालू हो जाए। तो इस तरीके से ये फूड की डेफिनेशन हुई। तो हम क्या कहें कि व्हाट इज फूड? फूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड it should be capable to provide the energy to work. It should be capable to provide a material for the maintenance of the body. It should be capable to provide material or matter for the growth and reproduction of body or any individual or any living organism, and it should be capable to provide a substance required for the regulatory function of the body. तो इस तरीके से जो ये चीजें हमें प्रोवाइड करे, we can call it a food. Okay? Now we move further and see. Now we see the sources of food. यदि इन जनरल की हम बात करें कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग जनरल पैटर्न देख रहे हैं कि हमें फूड कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो हमें फूड का जो मेन सोर्स हमें चारों तरफ दिखता है वो है प्लांट, है ना। प्लांट जिसमें छोटे प्लांट्स भी आ सकते हैं, श्रब भी आ सकते हैं, एनुअल प्लांट्स भी आ सकते हैं, पैरेनियल प्लांट्स भी आ सकते हैं और ट्रीज भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो पहला जो सोर्स है वो है प्लांट्स। और प्लांट्स से फूड जब हम लोग ग्रो करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, तो प्लांट से मिलने वाले फूड या इस फूडिंग पैटर्न को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना। तो प्लांट से मिलने वाला जो फूड का जो पैटर्न होता है उसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का यदि आप मतलब देखेंगे तो यहाँ पर है एगर और कल्चर, ये दो टर्म से मिलकर बना है। एगर का मतलब होता है लैंड, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, है ना। लैंड पे कल्टीवेट किए जाने वाले जो फूड है उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। अब प्लांट्स के अलावा जो हमारे पास में फूड का जो दूसरा जो रिसोर्स है उसमें है एनिमल्स। अब एनिमल्स की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कॉमनली हम लोग वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स है, पर्टिकुलरली फिशेस या जो फिशेस है या वाटर एनिमल्स है, उनको हम लोग कंज्यूम करते हैं एज ए फूड रिसोर्सेज के तौर पर। तो वाटर में पर्टिकुलरली फिशेस से हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फिशरी, है ना। इफ़ वी आर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द फिशेस, तो उसका जो फूड कल्चर करने का जो पैटर्न है या जो साइंस है उसको हम लोग कहते हैं फिशरी। और यदि हम लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स या कैटल्स की बफलो, काऊ, गोट या दूसरे एनिमल्स की यदि हम लोग बात करते हैं, तो उनको कल्चर करना, उनसे फूड को ऑब्टेन करने का जो पैटर्न है या जो तरीका है या जो साइंस है उसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो हमारे पास में फूड के दो मेजर रिसोर्सेज है। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनिमल्स। So if we are obtain the food from the plant, then we call it a simply what? Agriculture. And if we obtain food from the animals, in animals we obtain food from two major resources, from fishes or the water bound animals, and the second one is a land animals. Okay, तो जो वाटर बाउंड है उसमें मेन है फिशेस, तो उसे हम लोग कहते हैं फिशरी। और जो लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स का जब हम लोग फूड उन्हें एज ए फूड रिसोर्सेज के तौर पे जब हम लोग ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, है ना। वी कैन से कि एग्रीकल्चर इट इज वी कैन डिफाइन एज इट इज अप्लाइड agriculture is a applied biological science. Agriculture is a applied biological science that deals with cultivation, collection and value addition of plants that are useful for man. Okay,
एग्रीकल्चर एक ऐसा बायोलॉजिकल साइंस का अप्लाइड पार्ट है जो डील करता है किसके साथ में, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ प्लांट्स दैट आर यूजफुल फॉर मैन। यहाँ पर केवल प्लांट्स नहीं, इसके अलावा जो लाइव स्टॉक्स है, ऐसे एनिमल्स जो हम ह्यूमन के लिए यूजफुल है, उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाता है। वहाँ पर उनका भी प्रॉपरली ब्रीडिंग की जाएगी, वहाँ पर उनके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, उनके क्वालिटी मैनेजमेंट, उनकी क्वांटिटी कंट्रोल, इन सारे पैरामीटर्स को वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। पर इन जनरल यदि हम लोग बात करते हैं, तो जब भी हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस एंड वी कैन से दैट इज अ अप्लाइड पार्ट, है ना। और जो किस में डील करता है, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड द वैल्यू एडिशन ऑफ द प्लांट्स दैट आर यूजफुल फॉर द मैन। और वैसे भी हम जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का जो मेजर जो पार्ट है, जो मेजर एरिया है, दैट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। अब इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो जब भी हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रॉप्स। द प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड अ क्रॉप। अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। तो नाउ वी कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स है उसके हम लोग उसे इस तरीके से देख सकते हैं। पहला हो गया आपका पल्सेस, वी कैन से पल्सेस। पल्सेस जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं हिंदी में दाल, है ना, दालें। ऐसी क्रॉप जिनसे हमें दाल मिल रही है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तुवल की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, या हम बात करते हैं मटर की दाल या चना। इन सब से हमें क्या मिलता है, जो है दालें मिलती है। तो ऐसी क्रॉप जिनसे हमें दालें मिलती है, उन्हें हम लोग पल्सेस क्रॉप कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तुवर, देन हम देख सकते हैं चना, चना यानी चिकन पी, देन मटर यानी गार्डन पी, है ना। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द पल्सेस क्रॉप। इसके अलावा हम रोटी खाते हैं। रोटी हमें गेहूं यानी वीट से मिलती है। हम लोग राइस खाते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग मक्का या कॉर्न की बनी रोटियां भी खाते हैं, बाजरे की बनी रोटियां भी खाते हैं, ज्वार की बनी रोटियां खाते हैं। तो ये जो गेहूं, मक्का, चावल या राइस या ज्वार या जो बाजरा है, इन्हें जो है हम लोग कहते हैं सीरियल्स, है ना। ये अनाज, इन्हें हिंदी में हम लोग अनाज कहते हैं। तो जो सीरियल्स है, इन्हें हम लोग सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। तो इसका एक जो एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल होगा व्हीट, देन मेज यानी मकई, देन कॉर्न भी इसका एग्जाम्पल है, देन इसके अलावा बाजरा, है ना, इसके अलावा राइस। सो ऑल दीज आर व्हाट, सीरियल क्रॉप्स। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे फूड में तीन चीजें होनी चाहिए। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है ऑयल। तो प्रोटीन, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सीरियल्स यानी जो अनाज है, दिस आर द गुड सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा है ऑयल। तो ऑयल जिन क्रॉप से मिलता है, उन्हें हम लोग ऑयल सीड्स क्रॉप कहते हैं। जिन सीड से हमें ऑयल मिलता है, उसे हम लोग ऑयल सीड्स क्रॉप कहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सीड्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो ऑयल हमें मिलता है मस्टर्ड से, मस्टर्ड जैसे हम लोग सरसों भी कहते हैं, मस्टर्ड। इसके अलावा हमें ऑयल मिलता है ग्राउंडनट से, ग्राउंडनट। इसके अलावा हमें ऑयल मिलता है कहाँ से, इसके अलावा ऑयल हमें मिलता है सोयाबीन से। देन इसके अलावा हमें सनफ्लावर से भी ऑयल मिलता है। तो इस तरीके से मस्टर्ड सीड, ग्राउंडनट, देन सोयाबीन्स, दीज आर कॉल्ड ऑयल सीड्स क्रॉप, है ना। तो इन्हें हम लोग कहते हैं ऑयल सीड्स क्रॉप। अब इसके अलावा हमें
डे टू डे लाइफ में और भी दूसरे हमें फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो हमें चीज़ें प्लांट से मिलती है उसके लिए भी हम उन्हें कल्टीवेट या ग्रो करते हैं। जैसे फाइबर्स है ना, हम सभी जानते हैं कि फाइबर्स का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वी वियर्स क्लॉथ एंड दिस क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ द सर्टेन फाइबर्स, है ना। दीज में बी सिंथेटिक, दीज में बी सेमी सिंथेटिक और दीज में बी द नेचुरल। तो इस तरीके से जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर का दो मेजर रिसोर्सेस है हम लोगों के पास में। तो जो पहला है वो है कॉटन एंड सेकेंड वन इज अ जूट, है ना। तो कॉटन या जिसे कपास हम कहते हैं, हम जानते हैं कि कॉटन से बने कपड़े हम लोग पहनते हैं। जो जूट है, जूट से बने कपड़े भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप को जानकर आश्चर्य होगा कि जो जीन्स होता है ना, जिसको हम लोग जीन्स या डेनिम्स कहते हैं, तो जो जीन्स होता है, जो ओरिजिनल और अच्छे क्वालिटी के जो जीन्स होते हैं, उसमें नेचुरल फाइबर जूट का प्रपोर्शन ज़्यादा रहता है और सिंथेटिक फाइबर का प्रपोर्शन कम रहता है। तो इस तरीके से जब हम लोग फाइबर के लिए किसी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं तो उस क्रॉप्स को हम लोग फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर में, हालांकि आज के समय में मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इज परफॉर्म बाय द मशीन्स, ओके, बट इसके मशीन्स मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क परफॉर्म करती है। लेकिन मशीन के अलावा भी कई बार जो छोटे किसान हैं उनके पास में काम करने के लिए वो लोग एनिमल्स को पालते हैं, जिसमें ऑक्स हो सकता है, जिसे हम लोग बैल कहते हैं, बुलक कहते हैं, तो ऑक्स हो सकता है। इसके अलावा मिल्क के लिए वो लोग गाय भैंस या जैसे बफलो काउस या बकरिया या भेड़, इनको भी पालते हैं। तो अब ये जो लाइव स्टॉक्स है, लाइव स्टॉक्स नीड फूड फॉर द लिविंग्स, ओके, उन्हें जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। और उन लाइव स्टॉक्स को हम लोग पल्सेस, सीरियल्स या ऑयल सीड्स नहीं खिला सकते हैं। तो कई बार उनके चारे की व्यवस्था करने के लिए हम लोग अलग टाइप के क्रॉप्स को सो करते हैं, अलग टाइप की क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, जो केवल और केवल उनके फूड के लिए, यानी इन जानवर या इन कैटल्स के या इन एनिमल्स के फूड के लिए ही यूज़ किया जाए। तो ऐसी क्रॉप्स जो एनिमल्स के फीडिंग के लिए हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उसे हम लोग फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। वी कॉल देम द फॉडर क्रॉप्स। वी कॉल देम द फॉडर क्रॉप्स। अभी जो फॉडर क्रॉप क्या है, इसके तौर पर आप यदि गौर करोगे तो कई बार जो मक्का और बाजरा है ना, मक्का यानी कॉर्न या मेज में से जब आप उस मकई को तोड़कर अलग कर दोगे तो जो बचा वाला जो पूरा जो प्लांट है, वो पूरे प्लांट का इस्तेमाल एनिमल के एनिमल के फीडिंग के लिए किया जा सकता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और एनिमल्स को खिलाया जाता है। तो इस तरीके से जो मेज़, बाजरा, ज्वार है, इनके जो प्लांट्स हैं उन्हें हम लोग एज ए फॉडर क्रॉप, एज ए फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग फॉडर क्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो आप यदि कभी दार्जिलिंग वगैरह यदि गए हो, या तो दार्जिलिंग में देखा होगा, या यदि आप केरल यदि आप गए हो तो आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर कॉफ़ी और चाय के बागान हैं, है ना। तो जो कॉफ़ी और चाय के जो प्लांटेशन किया जाता है वो वेल मैनेज तरीके से उनका प्लांटेशन किया जाता है, ताकि उनसे उस लीव्स का इस्तेमाल एज ए टी लीफ के तौर पे किया जा सके और उन बीन्स का इस्तेमाल एज ए कॉफ़ी के तौर पे किया जा सके। तो इस तरीके से जब हम एक पर्टिकुलर प्लांटेशन करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं। तो इन प्लांटेशन क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल है उसके तौर पे हम लोग लिख सकते हैं टी और कॉफी इज एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हॉर्टिकल्चर। इन सब में यदि आप देखें तो सीरियल्स, सारे अनाज तो हो गए, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग फ्लावर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम लोग फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है उनका कल्टीवेशन और कलेक्शन के लिए एक अलग से एक साइंस का एक पार्ट बना दिया गया है ना, मीन द एग्रीकल्चर के अंडर में ही। तो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच of agriculture or science or biological science that deals with the cultivation, collection and the value addition of the fruits and vegetables। कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो स्टडी होती है, यानी उनको कैसे सो करना है, उनको कब कल्टीवेट करना है, कब ग्रो करना है, वो सारी जो स्टडी होती है वो हॉर्टिकल्चर में होती है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है उन्हें हम लोग
जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। ओके, सो डू रिमेंबर हॉर्टिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द कल्टीवेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखे।